हेलो डियर फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ने वाली 1.2 प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति का 1.2। ठीक है, इसमें हम इसका 1.1 अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसमें प्रश्न में केवल 3 प्रश्न, उसमें 4 थे। उसमें लास्ट प्रश्न था सिद्ध सत्य का असत। इसमें पहला ही प्रश्न है सत्य एवं असत कारण के साथ। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत। ठीक है, नीचे जो दिया गया कथन है इसमें सत्य है या असत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण मतलब समझ रहे हो ना, इसे कोई का अंदर कारण है, सही है या गलत। अगर गलत असत है तो क्यों असत है, अगर सत्य है तो क्यों असत है। इसलिए आइए पहला प्रश्न देखते। पहला प्रश्न क्या है, एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो एक अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। अगर होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो देखिए इसका पहला आंसर क्या है, यह कथन सत्य है या सही। सत्य है मतलब सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या में एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, इसका यह कारण होगा। प्रश्न दूसरा, इसमें इसी के पहले क्वेश्चन में 3 प्रश्न बना रहे हैं। दूसरे में क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम रूट यम एक रूप यम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह कथन सत्य या असत बताना। ठीक है, तो यह कथन क्या है, असत है। क्या है, असत है, क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो या संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए कथन असत है। इसका प्रश्न तीसरा क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है। यह भी कथन एक असत है, क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के समूह में परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय होती है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। इसमें तो हमें ऐसे ही पता चल गया ना कि सभी धनात्मक पूर्णांक एक नहीं है तो लिख दिया ना, तो लिख देंगे हम सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या पूछा, इसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण के साथ इसको बताना ना, तो आइए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण सभी कुछ धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं। ठीक है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, कुछ ले लेते हैं। इसे देखते हैं धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है। पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो तथा 9 उदाहरण लेते हैं। ठीक है, लेने पर। ठीक है, उदाहरण इसमें तो मुझे किसी एक का बताना, हम 2 4 दिखा देते हैं। ठीक है, इसे एक का अगर वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा, एक का अगर वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा ना। एक ऐसी कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। चलो इसको लिखते हैं अपरिमेय है। दूसरा क्या, 2 लेते हैं, नहीं सॉरी ये गलती हो गई, ये परिमेय होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका अगर 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा जो अपरिमेय है। 3 का करेंगे, 3 भी क्या है, अपरिमेय है।
4 को लेते हैं, 4 का क्या आएगा 2 आएगा जो परिमेय है। 5 क्या करते हैं, 5 का रूट 5 आएगा जो अपरिमेय है। 6 क्या करते हैं, 6 का क्या आएगा 6 आएगा जो अपरिमेय है। ठीक है, 7 का कर लो तो 7 ही आएगा, अपरिमेय है। इसी प्रकार 8 का करते हैं, 8 का क्या हो सकता है 4 हो जाएगा ना जो परिमेय है। 9 का करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 8 भी शायद एक अपरिमेय है, 8 भी एक अपरिमेय। ठीक है, 3 का 9 आया जो परिमेय है। इसमें क्या था एक परिमेय संख्या, किसी एक का उदाहरण दे दीजिए, इसमें हमें कितना परिमेय संख्या मिल रहा है 1 2 3, 3 दिया ना। अब लिख देंगे, यही लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं हो सकती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न में क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब निरूपित मतलब समझ है ना, दर्शाया जा सकता है, प्रदर्शित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, इसे हमने एक ये रेखा खींचा, संख्या रेखा। यहाँ पे 0 से शुरू होता है ना, 1 2 -1 -2 -3 3, एक ये संख्या रेखा बनेगा। ठीक है, इसमें दर्शाना है कि √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो पहले हम जीरो को, जो जीरो यहाँ पे बिंदु वहां को उसको हम वो मानेंगे। अब ये वाला थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा यहाँ से रहेगा, रखेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी से बनाना। फिर इसको हम ये मानेंगे और फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे जिसको हम बी मानेंगे और इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, अब एक त्रिभुज बन गया बी, ये वो बी, या चाहे भी एक त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज लिखिए, इसे लिखते हैं क्या है त्रिभुज ये वो बी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिख देता है पाइथागोरस के प्रमेय से। प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या आप लोग पता होगा ना, कक्षा 8 में भी था, 6 में भी, 7 में, 8 में, इस तीनों क्लास में है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण मतलब कैसे प्रदर्शित करते हैं ना, के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे आधार का आगे हो चाहे लंब का आगे, कोई मतलब इससे नहीं। चलो, लंब मतलब एल का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार है और ये लंब है, ये भी 1 सेंटीमीटर का खींचे थे ना। तो क्या कर्ण का स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, आधार का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, मतलब ये क्या हो गया 2 हो गया। अब कड़ बराबर यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 2 पे, √2। अब इसका मान क्या आया है, √2। अब यहां से फिर 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, ये खींच दे, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे मिला देते हैं। आप लोग स्केल से करना तो अच्छे से बन जाएगा। अब सीधे मार्कर से करते इसलिए नहीं बन पा रहा है। अब इसको मानेंगे C, अब इसकी भी दूरी 1 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमारा त्रिभुज क्या बना, वो BOC। अब त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर सीधे लिख रहे हैं, आधार लंब का स्क्वायर क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता, ठीक है, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब कर्ण बराबर यहाँ पे रूट स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा रूट के बराबर, कर्ण बराबर √3। अब इसका मान क्या है √3। अब फिर 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, फिर इसे मिलाएंगे। जब तक हम ऐसे बनाते रहेंगे आकृति, जब तक √5 ना आ जाए, ठीक है। तो इसको मानेंगे D। अब ये भी 1 सेंटीमीटर का रहेगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करेंगे, इस वाले कर्ण का। अब ये त्रिभुज COD लेंगे, आधार यह हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा, आपको ज्ञात करना है। इसमें पाइथागोरस के प्रमेय से हम लिख देते हैं यहीं पर, त्रिभुज COD में कर्ण का स्क्वायर। अब क्या है, लंब क्या है 1 सेंटीमीटर प्लस आधार क्या है √3। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आप लोग पता ही ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 हो गया। अभी 3 होगा, टोटल क्या हो जाए 4 क्या बराबर √4। √4 का मतलब वैल्यू होता है 2। अब इसका मान क्या आ गया है 2। अब फिर 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचे, फिर ऐसे मिला दिए। जब तक बताएं, जब तक खींचेंगे जब तक हमें यहाँ पे कोई √5 ना मिल जाए, खींचे। अब इसका भी, इसको मान लेते हैं E 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज बन गया DOE में। अब त्रिभुज ए में, E में, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर क्या आ रहा है, इधर से लंब क्या है 1 रहता है हमेशा, आधार क्या है इसमें 2 का स्क्वायर, लग रहा है इसमें मिल जाएगा 1 + 4 5 के बराबर क्या है √5। हमें यही तो लाना था √5। अब √5 यहीं पर तो आ रहा है √5, यही हमारा यहीं पर क्या गया उत्तर, ठीक है। तो यहीं पर लिख देख सकते हैं उत्तर, यही हमारा आ गया। अगर चाहो तो इसको हम क्या ई वो को केंद्र मानकर एक चाप खींच देते हैं, ठीक है। ऐसे प्रकार से एक चाप खींच सकते हैं, खींचो या नहीं खींचो, हमारा उत्तर यही दिखा निरूपित करना था, हमने निरूपित कर दिया। किस प्रकार √5 निरूपित किया जा सकता है संख्या रेखा पर। आशा करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.2 समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग 1.1 नहीं देखे हैं तो अब हमारी प्लेलिस्ट में जाके 1.1 देख लीजिए।